नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 87 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन 50 आ चुका है और इस बार को जो कंपटीशन है वो काफ़ी हार्ड है। इसके दो कारण हैं। पहला ये है कि सीटों की संख्या पिछली बार की अपेक्षा कम है, ठीक है। और दूसरा ये कि इस बार सीटें ज़्यादा थी तो वेटिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। और जो वेटिंग में बच्चे होते हैं वो 1 नंबर 2 नंबर से या फिर कुछ पॉइंट से ही बाहर होते हैं, ठीक है। तो वो भी एग्ज़ाम देंगे, प्लस जो सेलेक्टेड लोग हैं वो भी दूसरे जगह अच्छी जगह जाने के लिए एग्ज़ाम देंगे। तो ऐसे लोगों से कंपटीशन करना है आपको जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और जो सिलेक्शन से थोड़े से ही पॉइंट से बचे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, जी जान से लगना है। और जब से मैंने ज्वाइनिंग लिया तब से कोई वीडियो मैंने नहीं डाला, क्योंकि शिफ्टिंग के कार्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। और चूँकि कॉलेज भी आना जाना पढ़ाना शेड्यूल पूरा चेंज हो गया था तो माइंड सेटअप बनाने में थोड़ा टाइम लगा और अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम मुझे मिल नहीं पाता। लेकिन मैं आपके कोर्स को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूँगी और जो भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं जिससे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। आपको इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जी जान से लगे रहिए। और इस बार की जो सीरीज़ है उसमें मैं 25 क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है। तो जो भी सीरीज़ अब दूंगी वो ज़्यादा क्वेश्चंस का रहेगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और 10-10 क्वेश्चन की सीरीज़ जाएगी तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, ठीक है। तो अब आप विज्ञापन 50 के लिए कमर कस लीजिए और बड़ी लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई को जीतना भी है, ठीक है। और कुछ समय लगेगा अभी, लगभग 20 डेज़। मैं नोट्स भी तैयार कर रही हूँ, ठीक है। जो नोट्स मैंने आपको देने को बोला था तो उसको मैं क्वेश्चन सीरीज़ अलग और जो मैंने रिटन वाला दिया था वो सब चीज़ें अलग मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे नोट्स बढ़ता जाएगा मैं आपको वो भी प्रोवाइड करती जाऊँगी। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, सांख्यिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांख्यिकी शब्द जो है सबसे पहले किसने अपने शब्दों में प्रयोग किया, किसने अपने लेखनों में प्रयोग किया, किसने बोला, तो गॉटफ्रायड अकेनवाल है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा इसको। और दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय माप का निर्माण किसने किया, तो अंतर्राष्ट्रीय माप का निर्माण मर्फी और लिकर्ट ने किया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय माप, कई माप हैं सोशियोलॉजी में, आप जानते ही हैं। उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय माप है जिसका निर्माण मर्फी और लिकर्ट्स ने मिलकर किया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न चरों में कार्य कारण संबंधों वाली उपकल्पनाओं के परीक्षण से संबंधित अनुसंधान को क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी अलग अलग चर जो है उसमें कार्य कारण संबंध बताने वाली जो उपकल्पना होती है उसके परीक्षण को हम क्या कहते हैं, तो प्रायोगिक अनुसंधान, ठीक है। आपने देखा होगा कि कार्य कारण संबंधों के लिए और परीक्षण यानी कि वैज्ञानिक प्रयोगशाला के जैसे हम जब प्रयोग करते हैं तो वो क्या है, प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है जिसमें कार्य कारण संबंधों को जाना जाता है, ठीक है। अगला देखिए, किसका कथन है कि अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में सांख्यिकी विधियां सबसे भयानक अस्त्र हैं, किसने कहा था, यूलियम कैंडाल ने, ठीक है। ये कोटेशन है और ये कई बार आ चुका है और आने की पूरी संभावना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी समकमाला में सर्वाधिक बार प्रयोग होने वाला मूल्य क्या कहलाता है, तो बहुलक है। आप जानते हैं जब भी कोई समकमाला होती है, शब्द जो संख्याओं की श्रृंखला होती है उसमें जो शब्द बार बार आता है वही क्या होता है, बहुलक होता है, ठीक है। जैसे 2 2 2, फिर 3 5, इस तरह से आया, फिर 2 आया तो 2 सबसे ज़्यादा बार आया है तो 2 क्या हो गया, बहुलक हो गया, ठीक है। तो समकमाला का मतलब क्या है, जो शब्दों की श्रृंखला, जो संख्याओं की श्रृंखला है उस श्रृंखला में जो सबसे ज़्यादा बार अंक आया है वो क्या होगा, बहुलक होगा, ये याद रखिएगा। मोड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, मोड शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा से, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा और इसको अच्छे से कंठस्थ कीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्यक्तिक एवं सामूहिक तथ्य किस प्रकार के तथ्यों के उदाहरण हैं, तो व्यक्तिक तथ्य और सामूहिक तथ्य ये दोनों संख्यात्मक तथ्य के उदाहरण हैं, ठीक है। व्यक्तिक में हम एक व्यक्ति का जब चीज़ें बताएंगे, एक व्यक्ति की संख्या क्या है, उसकी स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है उसका, और सामूहिक तथ्य मतलब अलग अलग व्यक्तियों का बताएंगे तो संख्यात्मक रूप से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि वे कौन से तथ्य हैं जो अंगों और संख्याओं के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं, तो संख्यात्मक तथ्य को हम
अंगों और संख्याओं के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन में भी आंसर छिपा होता है। जैसे यहाँ संख्याओं की बात की जा रही है। ठीक है, जब संख्याओं की बात की जा रही है तो संख्या को हम पहले से ही क्या करेंगे, इंडिकेट कर देंगे कि जब संख्या की बात की जा रही है तो संख्यात्मक तथ्य ही होंगे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 है कि जिस रूप में तथ्य प्राप्त होते हैं उन्हें उसी रूप में प्रदर्शित किए जाए तो कौन से तथ्य कहलाते हैं। तो कौन सा तथ्य होता है, व्यक्तिक तथ्य। ठीक है, व्यक्तिक तथ्य का मतलब क्या है, जो तथ्य है जिस रूप में प्राप्त हुआ है उसको उसी रूप में हम क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। जबकि सांख्यिकी विधि में वो उस रूप में हम प्रस्तुत नहीं करते हैं, उसकी एक तालिका बनाते हैं और उसको व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करते हैं। गणनात्मक में भी हम तालिका बना के उसकी जो भी न्यूमेरिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि क्या गुणा भाग करना है, उसको करने के बाद हम उसको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन व्यक्तिक में क्या करते हैं, तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक औसत अनुसूची का प्रमाणिक आकार क्या होता है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोई एक औसत अनुसूची यानी आदर्श कोई अनुसूची है, उसका आदर्श आकार क्या होना चाहिए। तो उसका आदर्श आकार क्या होना चाहिए, ये देखिए। ठीक है, ये 5/7, ठीक है, ये क्या है, इसका आकार है किसी भी अनुसूची का, एक आदर्श अनुसूची का। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब एक चर गुणात्मक और दूसरा चर परिमाणात्मक होता है तो उनका सहसंबंध विसरण ज्ञात करने के लिए किस माप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब एक चर गुणात्मक होता है यानी इसमें व्याख्यात्मक रूप से चीज़ों को प्रकट किया जाता है। ठीक है, गुण बताए जाते हैं, विशेषताएं बताई जाती हैं। और एक चर परिमाणात्मक होता है यानी उसमें संख्याओं के माध्यम से सांख्यिकी विधि के द्वारा चीज़ें प्रकट की जाती है। ठीक है, उनके बीच का जो सहसंबंध होता है, उनके बीच में जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, काई स्क्वायर का। ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है और आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रति 1000 मृत्यु संख्या को क्या कहेंगे। यानी हम बार बार जब काउंट करते हैं कि प्रति 1000 लोगों पर कितने लोगों की मृत्यु हुई है, प्रति 1000 लोगों पर कितने बच्चों का जन्म हुआ है। ठीक है, इस तरह से जो हम करते हैं जनगणना विधि में, तो इसको क्या कहेंगे, अनुपात चर। ठीक है, तो अनुपात चर में हम अनुपात लगाते हैं कि 1000 में अगर 900 लोग जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं तो इसका अनुपात क्या है। ठीक है, इस तरह से अनुपात लगाते हैं तो क्या होता है, ये अनुपात चर होता है। तो जहाँ प्रति शब्द आ जाए और इसमें 1000, 10,000 इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं तो उसमें क्या होता है, प्रति के अनुसार हम जब करते हैं तो अनुपात चर आता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न पद में बहुलक कौन सा है। तो देखिए इसमें 3, 5, 7, 7, 7, 9, 11। ठीक है, तो इसमें देखिए 7 कई बार आ चुका है तो 7 क्या है, बहुलक है। मैंने आपको बताया था ना कि जो चीज़ कई बार आ चुकी है तालिका में तो वो क्या होती है, बहुलक होती है। ठीक है, इसमें से कोई भी दूसरी संख्या भी पूछी जा सकती है, लेकिन आपको देखना क्या है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि बहुलक है, बहुलक क्या है, देखते हैं। बहुलक जो है निम्न आवृत्ति वाला पद है कि महत्तम आवृत्ति वाला पद है कि औसत आवृत्ति वाला पद है कि मध्यांक वर्गांतर का मध्यमान। तो देखिए महत्तम आवृत्ति का पद यानी सबसे ज़्यादा बार आया है उसको महत्तम आवृत्ति वाला पद बोलते हैं। ठीक है, तो बहुलक क्या है, महत्तम आवृत्ति वाला पद जो कि संख्या में सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, तालिका में या फिर जो श्रृंखला है उस श्रृंखला में सबसे ज़्यादा बार जो शब्द आया है तो वो बहुलक है, यानी वो महत्तम आवृत्ति वाला पद है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में बहुलक को किस रूप में समझा जाता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में बहुलक को समझा जाता है सर्वाधिक प्रायिक मूल्य। ठीक है, तो आपने देखा है सर्वाधिक प्रायिक मूल्य यानी जो सबसे ज़्यादा बार आता है। ठीक है, तो बहुलक को पहचानने के लिए आपको अलग अलग शब्द दिए जाएंगे, उसमें आपको बहुलक को पहचानना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी अनुसंधान के निर्णयों को दोहराने की योग्यता को क्या कहते हैं। तो कोई भी अनुसंधान है उसके जब निर्णयों को दोहराएंगे तो उसको विश्वसनीयता कहते हैं। ठीक है, यानी यदि कोई तराजू है, ठीक है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, यदि हम 1 किलो आलू उसको डालते हैं उसमें और 1 किलो ही बार बार उसका वजन आता है। ठीक है, जैसे हमने उस पर वेट रखा, वेट रखने के बाद हमने आलू रखा, आलू 1 किलो निकला, फिर हम उसी आलू को बार बार तोलेंगे तो क्या होगा, 1 किलो ही निकलेगा, उसमें से कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो ये वैज्ञानिक विधि है, बार बार यानी वो जो उसका वेट है वो क्या है, विश्वसनीय है।
ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ को तौलते हैं वो उतना ही निकलता है तो वो विश्वसनीय है। तो जब अनुसंधान के निर्णय दोहराए जाते हैं, सेम कार्य पे सेम परिणाम होता है, ठीक है, जब कोई कार्य कारण परिणाम एक ही जैसा निकलता है तो वो विश्वसनीय माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति कभी आएगी तो यही परिणाम होगा, ठीक है। तो ये क्या है, विश्वसनीय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस प्रकार से बदलाव का सहसंबंध हमेशा वर्णित किया जाता है, तो अनुपात में, ठीक है। जब बार बार चीज़ें हम देखते हैं कि हाँ 1000 लोगों में इतनी मृत्यु हुई, इतने जन्म हुए, फिर इतने में ये हुआ, जब तालिका बनाकर हम चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं तो क्या हो गया, वो अनुपात में आता है, ठीक है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी सहसंबंध के परिगणित मूल्य के 0.1 के बराबर होना क्या इंगित करता है। तो देखिए 0.1 का मतलब बहुत कम है ये, ठीक है, 1 से भी कम है। और जब भी 50% या उससे ज़्यादा होता है सहसंबंध सकारात्मक रूप से तो इसको सहसंबंध माना जाता है। लेकिन अगर कम होता है तो उसको या तो बिल्कुल सहसंबंध नहीं मानते या फिर नकारात्मक सहसंबंध मानते हैं, ठीक है। अब यहीं पर यदि माइनस 0.1 होता तो क्या माना जाता है कि नकारात्मक है संबंध, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि माइनस नहीं है, इसमें केवल सहसंबंध दिखाया गया है वो भी 0.1, तो इसका जो मूल्य है बहुत ही कम है, तो ऐसा माना जाएगा कि कोई सहसंबंध नहीं है दोनों चरों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जब बारंबारता सूचक सामग्री से मानक विचलन का मूल्य -2.2 प्राप्त हो तो इससे क्या अर्थ निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस आ गया ना, मैंने अभी आपसे बोला था कि जब माइनस लगता है तो इसका मतलब है कि नकारात्मक संबंध। जब भी आपको इस तरह से सहसंबंध इंगित करने के लिए आता है और उसके आगे माइनस लगा है तो आप आंखें बंद करके नकारात्मक सहसंबंध में लगा दीजिए, ठीक है। और यदि प्लस आता है उसमें 2.4 या फिर 4.8 इस तरह से चीज़ें आती हैं तो इसका मतलब प्लस है, यदि प्लस आता है तो सकारात्मक सहसंबंध होगा। लेकिन यदि 0 पॉइंट कुछ आता है, 1 से भी कम होता है तो कोई सहसंबंध नहीं होता उसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा जब -2.2 आया है तो यहाँ पे क्या होगा, नकारात्मक सहसंबंध। अंतर्वस्तु विश्लेषण, अगला क्वेश्चन, अंतर्वस्तु विश्लेषण का संबंध निम्न में से किस विषय से है। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण का मतलब क्या है कि क्या कहता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि पत्र पत्रिकाएं हैं और जो किताबें हैं, किताबों में जो मैटर होते हैं उसको अंतर्वस्तु विश्लेषण में लेते हैं, ठीक है, छपी हुई चीज़ें जो हैं। तो इसमें क्या कहता है का मैटर होता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। कैसे कहता है ये मतलब नहीं, बहुत कौन कहता है इससे भी बहुत मतलब नहीं, किसे कहता है ये भी, बस क्या कहता है उसका मैटर क्या है वास्तविक में, इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सी सामाजिक अनुसंधान की परिमाणात्मक पद्धति है। तो देखिए जीवन इतिहास जो है ये भी गुणात्मक पद्धति है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के गुणात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, विशेषताएं हो गई, परिणाम हो गए, ठीक है, कार्य कारण चीज़ें हो गई। तो ये सब क्या है, जीवन इतिहास आदि परिमाणात्मक में नहीं, ये गुणात्मक में आता है। मौखिक इतिहास भी गुणात्मक में आता है। वंशावली विधि का जब अध्ययन करते हैं तो वो भी गुणात्मक में आता है, जबकि परिमाणात्मक में प्रश्नावली आती है, ठीक है। प्रश्नों की संख्या को हम गिन के भेजते हैं, ठीक है, कितने लोग हैं और कितने लोगों के पास कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएं। जिनकी शादी हुई है उनसे मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनकी शादी नहीं हुई है उनसे अनमैरिड चीज़ों के बारे में पूछा जाए, ठीक है। जो बॉस हैं किसी कंपनी के या फिर किसी संस्था के, उनसे अधिकृत चीज़ें पूछी जाएँ, जो ऊपर की चीज़ें होती हैं जो निम्न कर्मचारियों को नहीं पता होती उनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। जो निम्न कास्ट से या फिर निम्न स्थिति से रिलेटेड है उनसे निम्न स्थिति से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए। तो इसमें क्या होता है, परिमाणात्मक चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि आपके यहाँ कितने कर्मचारी हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग छुट्टी पर हैं, कितने लोगों को सैलरी जो है औसत मिलती है, कितने लोगों को औसत से कम मिलती है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, परिमाणात्मक रूप से हम प्राप्त करते हैं प्रश्नावली विधि में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी सामाजिक अनुसंधान की गुणात्मक पद्धति है। तो सामाजिक अनुसंधान की गुणात्मक पद्धति में निजाति वर्णन भी आएगा। निजाति वर्णन में जैसे कि आप कोई एरिया है, कोई एक समूह है, ठीक है, एक समूह में गए हम, उस समूह के रीति रिवाज, कार्य प्रणाली, परंपराओं को उनकी दृष्टि से देखकर जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या है, निजाति वर्णन है, ठीक है। और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में किसी एक इकाई का सूक्ष्म से सूक्ष्म, गहन से गहन अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन जब करते हैं तो वो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति हो गया। और मौखिक इतिहास का मतलब है किसी इकाई के बारे में मौखिक रूप से
चीज़ें पता लगाना, ठीक है। तो मौखिक इतिहास ये सभी क्या है, गुणात्मक पद्धति में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी चीज़ें सही हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत एक इकाई, समुदाय या संस्था, किसी भी एक चीज़ का अध्ययन करेंगे। ये सभी इसके जो आंसर है उसमें ये सभी सही हो जाएगा। किसी भी इकाई का हम किसी भी चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं, संपूर्ण समुदाय का हम गहनता से अध्ययन कर सकते हैं, या फिर एक व्यक्ति का हम पूरा संपूर्ण जीवन का अध्ययन कर सकते हैं, या फिर कोई संस्था है उसका हम गहनता से अध्ययन कर सकते हैं। ये सारे के सारे अध्ययन जो है क्या कहलाएंगे, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को किसने कहा कि सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र है ये। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र किसने कहा, बर्गस ने कहा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी परीक्षा में आने वाले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक गिडिंग्स ने लिखी है, ठीक है। और ये जो पुस्तक है ये जो वैज्ञानिक पद्धति है, मानव समाज के वैज्ञानिक पद्धति के बारे में चीज़ों को बताया गया है। गिडिंग्स ने इसके बारे में विस्तार से बताया है। ये आंसर की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार का कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं वो भी फॉर्म डाल रहे हैं, क्योंकि अभी जल्दी ही सिलेक्शन हुआ है तो उनके वेतन का बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो वो लोग भी डाल के फॉर्म अच्छे जगह जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो लोग पॉइंट से छटे हैं वो तो हैं ही, और जो नए बच्चे हैं वो भी हैं, ठीक है। तो काफ़ी हार्ड कंपटीशन है, सीट भी कम है, तो इस बार का जो कंपटीशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से लगना होगा। तो जो भी टॉपिक्स पे वीडियो बन चुका है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें रह गई हैं, जैसे परिस्थिति और भूमिका है, और इसी तरह से और भी बहुत से टॉपिक्स हैं इस तरह के, तो उनसे रिलेटेड मैं गहन से गहन चीज़ें आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगी, जितना क्वेश्चन उससे बन सके, ठीक है, ताकि मेरे नोट्स के अलावा आपको और भी चीज़ें बाहर से ना पढ़नी पड़े, ठीक है, क्वेश्चन आंसर और जो नोट्स है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसीलिए इस पर प्रयास हो रहा है, इस पर कार्य हो रहा है। बहुत जल्द ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।